जो पिछले मैं देख रहा हूँ 7-8 साल के अंदर जो एक माहौल इंडस्ट्री फेवर में क्रिएट होता आ रहा है, चाहे उसे आप लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, सभी में बहुत एक अच्छा परिवर्तन सामने आ रहा है। व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, नो डाउट। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर पिछले 20 साल से हूँ और व्यवस्थाएं बदली हैं, यूपी को देख के भी बदली। तो यूपी तक की टीम आज मौजूद है मेरठ में और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विकसित यूपी को लेकर। और विकसित यूपी की जब बात की जाती है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो संकल्प है वो लगातार चर्चाओं में रहता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और उसके लिए ज़रूरी है कि कैसे छोटे छोटे उद्योगों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए, कैसे छोटे कारोबारियों को एक ऐसी योजना लाई जाए जिसके ज़रिए वो ऊंचाई तक पहुँचे और विकास होगा छोटे उद्योगों का, छोटों कारोबारियों का, तो उसके साथ ही विकास होगा उत्तर प्रदेश का। एमएसएमई को लेकर क्या कुछ प्लानिंग्स हैं सरकार की और क्या योजनाएं हैं जिसके ज़रिए इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विकास संभव किया जा रहा है, आगे क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ रोड मैप है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर अपने गेस्ट को मंच पर आमंत्रित करते हैं। एमएम पॉलीविनाइल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश बंसल जी, प्लीज़ मंच पर आइए। इसके साथ ही इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट सीईसी विशारद गौतम जी का भी हम मंच पर उनको आमंत्रित करते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी कि किस तरीके से छोटे उद्योग बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो राकेश जी और विशेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। और हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक की बात करेंगे। अभी यूपी की तरक्की, उन्नति, ग्रोथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के बगैर तो हो नहीं सकती। और आपसे बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि आपने यूपी को उभरते देखा है। सर, सबसे पहले तो राकेश जी मैं आपके साथ हूं, अभी तक की जर्नी कैसे रही और ओल्ड यूपी वर्सेस न्यू यूपी के बीच में डिफरेंस बताएं, क्योंकि आपको इतने सालों का अनुभव है। इंडस्ट्री की ग्रोथ उत्तर प्रदेश में आपने कैसे देखी बीते 8 सालों? सबसे पहले तो आज तक की इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। मेरा इंडस्ट्रियल सफ़र जो है पिछले 18 साल का रहा है। 2007 में हमने ग्रेटर नोएडा के अंदर अपनी इंडस्ट्री स्थापित करी थी और उसके बाद का सफ़र लगातार बढ़ोतरी का रहा है, ग्रोथ का रहा है। लेकिन जो पिछले मैं देख रहा हूँ 7-8 साल के अंदर जो एक माहौल इंडस्ट्री फेवर में क्रिएट होता आ रहा है, चाहे उसे आप लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, सभी में बहुत एक अच्छा परिवर्तन सामने आ रहा है। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि इंडस्ट्री की बेसिक जो ज़रूरत होती है वो है वर्कफोर्स के साथ आपकी जिस ज़मीन पे वो इंडस्ट्री लगाना जा रहा है वो, और साथ में पावर की उपलब्धता। ठीक है, रोड्स बहुत अच्छी बन गई, आने जाने के साधन बहुत अच्छे हो गए, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की आज भी बहुत कमी है। जैसे एमएम पॉलीविनाइल्स को क्या जरूरत, किस तरीके की लेबर की जरूरत पड़ती है? हमें जैसे हमारी कोटिंग लाइन है, तो कोटिंग लाइन के लिए जो ट्रेंड वर्कर चाहिए जो उस मशीन को हैंडल कर सकें, वो हमें पहले सिखाना पड़ता है। 2-3 साल जब तक सिखाते हैं तब तक कहीं और स्किप करके पहुंच जाता है। कितना भी आप रिटेन करें, कितना भी उसको हाई उसको देने की कोशिश करें, बहुत जंप करता है, जल्दी जल्दी करता है। कुछ ऐसे ट्रेड है मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए मेंटेनेंस जो ट्रेंड स्टाफ वो नहीं मिल पाती। साथ ही जो जिस ज़मीन पर हम आज इंडस्ट्री लगा रहे हैं यूपी के अंदर, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो आज के दिन एक जमींदार की तरह बन के बैठ गई हैं। हम अथॉरिटीज़ को अपनी उसकी ज़मीन का पूरा पैसा देने के बाद भी उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं, और हम अपने इस IIA के प्लेटफॉर्म से पिछले काफ़ी समय से
मांग करते आ रहे हैं कि हमारी इस ज़मीन का मालिकाना हक हमें दीजिए। हमें छोटे से छोटे काम के लिए अथॉरिटीज़ के पास भागना पड़ता है। किसी से बैंक से हमने लोन लिया है, उसके लिए परमिशन लीजिए, बैंक चेंज किया है, उसके लिए परमिशन लीजिए। मतलब छोटे से छोटा ऐसा काम है जिसके लिए बार बार भागना पड़ता है, और भागना पड़ता है इसका मतलब जो सामने बैठा है उसकी जी हजूरी करनी पड़ती तो है। ये कुछ 15-20 साल पहले भी यही सिनेरियो था जो सिनेरियो यही था। आज जब अवेयरनेस आई है, हम लोगों में भी अवेयरनेस आई है कि जी ये देखो जी ये स्थिति ये हो रही है, तो कहाँ जाए उद्योगपति। आज मान लिया 99 साल की लीज कर दी, 99 साल गुजरते हुए कितने दिन लगते हैं। मान लिया मेरी ज़मीन को ये 35 साल से ऊपर हो गए अलॉट हुए जिससे मैंने ज़मीन ली थी, तो कितने दिन निकलेंगे। मेरी आने वाली जनरेशन को मैं क्या दूंगा अपनी आने के लिए। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हमने जो उठा रखा है, और उसमें अभी हमें कोई सकारात्मक रवैया गवर्नमेंट का नहीं मिल पा रहा। पर सरकार तो चाहती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, और उत्तर प्रदेश तो हब बनता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार कह रही है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही क्लस्टर में बनेगा। तो पॉलिसीज तो बहुत सरकार सर, ने बनाई। अब जो ग्रेटर नोएडा के साथ ही यमुना अथॉरिटी लगी हुई है, उसके अंदर वो कहते हैं हमने 3000 से ज़्यादा यूनिट्स को ज़मीन अलॉट कर दी, और धरातल पे आप जाके पूछिए कि कितनी इंडस्ट्री वहाँ पर आ गई, लग गई। सड़क नहीं है, कई इंडस्ट्री को कब्जा तक नहीं दे पा रही अथॉरिटीज। किसान से ही कब्जा नहीं मिला तो आगे किसको कब्जा देंगी। सिर्फ ये कहने की बात हो रही है कि हमने इंडस्ट्री अलॉट कर दी, प्लॉट अलॉट कर दिए, हकीकत कुछ और है। तो विश्वनाथ जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, शिकायतें तो हैं इंडस्ट्री की, तो हमने समझ लिया, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी भी तो सरकार ड्राफ्ट करना चाहती है। आपसे मशवरा भी लेती होगी सरकार किसी भी पॉलिसी से पहले, उसको ड्राफ्ट करने से पहले। तो अभी तक का जो यूपी सरकार का अभी तक का जो सफ़र है, वो पिछली कुछ सरकारों से अलग कैसे है? स्पेसिफिकली इंडस्ट्री को क्या बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज़ ड्राफ्ट हुई हैं? सर्वप्रथम मैं यूपी तक का, और देवगन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझको बुलाया इस मंच पे। सर, व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, नो डाउट। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर पिछले 20 साल से हूँ, और व्यवस्थाएं बदली हैं, यूपी को देख के भी बदली हैं। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने जीएसटी देखा और इसमें रिफॉर्म देखे, ईवी बिल जैसा एक उसमें व्यवस्था है, उसी तरह का व्यवस्था यूपी गवर्नमेंट ने 3B डाली हुई थी कि मुझको अगर यूपी के बाहर से माल लाना है और दिल्ली से लाना है तो 3B फॉर्म में को भरना पड़ता था। वो एक ट्रैकिंग सिस्टम था। उसी को सर्वप्रथम जीएसटी ने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद हमको व्यवस्था दी। जीएसटी का रिफॉर्म्स हैं और दूसरे रिफॉर्म्स हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि यूपी के अंदर सरलता तो आई है, मगर मैं अगर उद्योग चला रहा हूँ तो मेरे को बेसिक नेसेसिटी जो है वो लेबर है। सरकार मुझको ज़मीन दे रही है उद्योग लगाने के लिए, मगर मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो लेबर आ रही है वो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल शून्य है हमारे देश के अंदर। वो इस हिसाब से कि मैं अगर किसी कॉलेज के बच्चे को भी बोलता हूँ ना, मेरे यहाँ पे कोई मेरा सपोज अगर पैकेजिंग की जगह फैब्रिकेशन का भी काम होता है और पैकेजिंग के अंदर भी वो यूज़ होता है, मेरे को mm से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्जन के लिए किसी बच्चे को बोल देता हूँ तो विश्वास कीजिए 10 में से 10 बच्चे फेल हो जाते हैं। और यही अगर मैं उससे नीचे के स्केल पे जाऊँ जो कि मेरे पास फ्लोर पे काम करते हैं या मशीन पे काम करते हैं, तो पहला 1 या 2 साल मुझको उसको सिखाने में लगता है। जब तक वो सीखता है तब तक वो दूसरी व्यवस्था में आ जाता है। वो एक अलग कारण है, हर आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है, मैं भी प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, उसको मुझसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाएगा। मगर सरकार को चाहिए कि उद्योग चलाने के लिए अगर ज़मीन की व्यवस्था कर रही है तो स्किल अपग्रेडेशन के लिए जो बेसिक है, वो गांव देहात का बच्चा जो कि मेरे यहाँ आके नौकरी पे आया है, उसके लिए एक छोटा सा टूल रूम का सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर जरूर बनाए। अभी पिछले जो पैनल के अंदर थे उन्होंने बताया कि 1000 करोड़ रुपए से हमने एक फ़ंड बनाया हुआ। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक फ़ंड है कि अगर मैं अपने यहाँ पे कोई वर्कर रखता हूँ या स्टाफ रखता हूँ, उसको अगर मैं अपग्रेड करता हूँ उसकी क्षमताओं को, तो उसके लिए मुझको फंड मिलता है। मेरे ख्याल से MSME में कोई नहीं उसका फ़ायदा उठाता।
टॉप की 10 कंपनियां उस 1000 करोड़ रुपए को पहले 2-3 महीने में खा जाती हैं। जो टेक कंपनीज हैं दूसरी हैं वो उसको खाती हैं। सरकार उस पर ट्रैक रखे कि ये सबसे नीचे से शुरू करना है। हम पिरामिड ऊपर से बना रहे हैं, जो कि गलत है। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना है। सरकार के पास पैसा है, व्यवस्था है, सब कुछ है। थोड़ा सा पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंज करना है और रिजल्ट मैं कह रहा हूँ अगले 5 साल में बेहतरीन आ सकते हैं। 47 बहुत दूर है। इस हिसाब से कि टूल रूम या ट्रेनिंग सेंटर अगर गांव देहात के अंदर खोल दिए जाएं, बच्चे आज के दिन में काम करना चाहते हैं। सबसे पहली जो चीज़ कोई भी बच्चा अगर खरीदना चाहता है तो मोबाइल खरीदना चाहता है। हमने ये महसूस किया है कि हमारे यहाँ पे अगर फैक्ट्री में कोई काम करना आता है तो वो काम करने नहीं आता, वो मोबाइल खरीदने आता है। तो व्यवस्था क्यों? पैसा कमाना चाहता है। पैसे कमाने की चाहत हर आदमी में। और यूपी का जो बच्चा है वो तो बहुत तेज है। मैं कहता हूँ वो जब जाके बोस्टन में काम कर सकता है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मेरा आपका यहाँ का कारखाना चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ पर जो इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप इनको मैसेज दो। मैं मैसेज यही दूंगा। मैसेज ये कि जैसे आपने भी तो अपने करियर की जर्नी शुरू करी होगी जी, तो अभी के युवाओं में आप क्या फर्क देख रहे हो? ये भी तो एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम हो गया। हमारे ज़माने में वैसे एजुकेशन थी नहीं जो आज के ज़माने में है जी। तो अभी का जो बच्चा पढ़ के निकलेगा, क्या उसको एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरफ जाना चाहिए या फिर वही 9 to 5 जॉब में जाना चाहिए? देखिए, अगर आप रोजगार दे सकते हैं तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। रोजगार लेना बहुत आसान है, आपको कोई ना कोई रख लेगा। सबको ज़रूरत है। किसी भी फैक्ट्री के आगे या किसी ऑफिस के आगे चाहेंगे तो लिखेंगे आवश्यकता है कुशल अकुशल व ऑफिस के अच्छे वर्कर्स के। अगर आप आगे अगर किसी को रोजगार दे पाएँ तो आप मान के चलिए कि आप अपने ही नहीं अपने देश के साथ भी एक न्याय कर रहे हैं। आपके माँ बाप ने आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है। पैसे से ज़्यादा उन्होंने अपने जो तन मन धन से जो आपको कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट टीचर। और उन्होंने आपको इसीलिए यहाँ इस स्केल तक भेजा है जो कि बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं कॉलेज तक भी। हमारे यहाँ अभी भी आज के दिन के अंदर भी 10th या 12th पास ड्रॉप आउट आपको मैक्सिमम मिलेंगे। 40-50% 10th ड्रॉप आउट मिलेंगे। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप इस स्केल पे आए, चाहे आप लोग MBA कर रहे हों, BBA कर रहे हों या टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कर रहे हों, IT कर रहे हों, CS कर रहे हों। आपके मार्क्स आए तो आपको एडमिशन मिला। आपके माँ बाप ने 1 बीघा या 2 बीघा ज़मीन बेच के आपको नहीं भेजा है। आपकी मेहनत ने आपको इस स्टेज तक लाए हैं। इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिए। बहुत मेहनत करिए, अभी और दुनिया आपके आगे है। नहीं तो विष्णु जी, फिर बात भी तो यही होती है ना, जब पेरेंट्स बोलते हैं तो ये बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए या फिर IAS बन जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, ये कौन बोलता है? बहुत से लोग बोलते हैं। शायद मेरे पिताजी ने भी मुझको ये बोला था कि बेटा ये ना बैंक की स्लिप है और ये कैश है, जाके जमा करा के आओ। तो मैंने बोला कि ये कैसे भरते हैं? तो वहीं जाओ, वहीं सीखना। इनके माँ बाप ने भी इनको बाज़ार भेजा होगा तो ये नहीं बोला होगा कि ये चीज़ आपको ऐसे मिलेगी। बाज़ार जा, सौदा लेके आ, ये तेरे को पर्ची पकड़ा दी। बच्चे स्मार्ट ऐसा कर सकते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते, बेहतर करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को अगर किसी डॉक्टर को दिखाना होता है या किसी कोर्ट कचहरी में जाना होता है तो मैं आजकल के बच्चे को देखता हूँ जिसकी की दुकानदारी पिछले 2, 4, 5 साल की जमी हुई हो। कारण वो लेटेस्ट जोन सी पढ़ाई है, शिक्षा से ग्रहण करके निकला है और इंटर्नशिप उसके किसी बड़े से बड़े अच्छे आदमी के पास गुजरी होगी जिसको कि सीजनड होगा, सारा ज़माना देखा होगा। तो उसके पास 2 डिग्री हो गई, एक तो कॉलेज की और एक वो जिसने उसको सिखाया, गुरु उनकी। तो कोशिश ये लोग करेंगे तो इनको हार नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आज के। अच्छा राकेश जी, क्या हम वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स बनाने के अब बहुत करीब हैं? क्योंकि ना ऐसा कोई हमारा ब्रांड नहीं दिखता जो विदेशी ब्रांड्स को टक्कर दे रहा हो। हमारी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सरकार बढ़ावा तो देना चाहती है, लेकिन आप यूपी से, स्पेसिफिकली यूपी से कुछ ग्लोबल ब्रांड्स इमर्ज होता देखते हो आने वाले कुछ समय में, या फिर ये मंजिल बहुत दूर है? सर, आज भी हमारे ट्रेड में, लेदराइट के ट्रेड में बहुत ही डिमांड और सप्लाई का बहुत गैप आज भी है और वो गैप की पूर्ति के लिए आज भी बहुत सा माल इंपोर्ट बहुत होता है। धीरे धीरे हमारे देश में भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस काफ़ी लगती हुई आ रही हैं जो इस गैप को कम कर रही हैं और क्वालिटी भी काफ़ी सुधरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अभी फ़िलहाल अपनी
इंडियन मार्केट को ही कैप्चर करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर प्रोग्राम यही है कि हम एक इंटरनेशनल क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एक्सपोर्ट पे और अपनी इंडस्ट्री को लेके जाएं। आप विशेष जी क्या सुझाव देते हैं यूपी सरकार को, क्या कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए जिससे हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश की जर्नी अभी वर्ल्ड क्लास होगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड की जर्नी होगी, इंडस्ट्री टॉप रेटेड इंडस्ट्री मानी जाएगी वर्ल्ड में? सर पहली चीज़ तो ये कि जितनी अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी उद्योग या व्यापार चलता है दो चीज़ों के कारण चलता है। वो मेहमान अथॉरिटीज़ को ही बोल रही हैं पिछले कुछ। मैं उसमें अथॉरिटीज़ पे लेके आ रहा हूँ। मुझको अगर व्यापार चालू करना है तो मेरे लिए भूमि की अधिग्रहण सरल होनी चाहिए। मुझको अगर भूमि चाहिए व्यापार चलाने के लिए या उद्योग चलाने के लिए, मुझको जल्दी मिले और सस्ती मिले। भूमि अधिग्रहण जो आप बोल रहे हो उसमें ई ऑक्शन तो है ना, वो तो आपको लैंड साहब ई ऑक्शन डीप पॉकेटेड लोगों के लिए है जिसके पास बहुत पैसा है। आप ग्रेटर नोएडा में जाइए, एक एक आदमी के पास 15-15, 20-20 प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसने रेंट आउट कर रखी हैं। उद्योग के लिए ज़मीन सिर्फ दो कारण से मिलती है, रोजगार और राजस्व। किराए के लिए नहीं मिलती है साहब। अगर किसी के पास एक लैंड है और उसने वो रेंट पे दी हुई है, मान सकते हैं उसका फेल हो गया, उसने रेंट से कमाई कर ली, मगर अगर जैसे ही वो दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी परमिशन टू रेंट के लिए भेजता है तो गवर्नमेंट पे उसको रेड फ्लैग देना चाहिए। इन्हीं बच्चों में से आगे आने वाले बच्चे उद्यमी कैसे बनेंगे? फ्लिपकार्ट का मालिक कैसे बना? उसमें इनोवेशन था, उसको व्यवस्था मिली और वो आगे बढ़ता गया। शायद उसके अंदर अपनी भी एक अग्नि थी जिससे वो आगे बढ़ा, मगर इनमें से कुछ बच्चे उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। भूमि की सरलता मिलेगी। स्कीम सब बहुत अच्छी हैं। आप डीआईसी के पास जाइए, डीआईसी पैसा लेके बैठा है, स्कीम लेके बैठा है। आप उस पर अलग अलग तरीके से, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं जिसमें कि लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं। यूपी सरकार के अंदर आप रजिस्ट्री के लिए जाती हैं लड़कियां, तो आपको उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग स्केल्स हैं। 50% भी है, 75% की ड्यूटी भी आपको वापस मिल जाती है। उसी हिसाब से आपको अलग अलग स्कीम्स के अंदर मशीनरी के लिए और उसी हिसाब से जो आपको फंडिंग चाहिए, फ्री फ्लो चाहिए पैसे का, उसके लिए भी बहुत सुविधाएं हैं। 25 लाख तक का लोन भी सरकार देती है। आपकी पॉइंट्स बनते हैं, आपने कहाँ से कितनी पढ़ाई करी है, किस फील्ड में करी है, उसके हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाता है। आपको उसके लिए तैयार रहना है। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद उद्योग चलाइए। सरकार को मैं ये कहूँगा जो अपनी पॉलिसी से उन पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और लाए, और जो अपना स्टाफ है उसको ये टारगेट दें कि कोई अगर फाइल आई है तो उसको 15 से 20 दिन के अंदर क्लोज करें, महीने 2 महीने नहीं। कारण क्या है, अभी निवेश मित्र के थ्रू हम लोग अपलोड करते हैं, लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर लास्ट डे या आखिर के कुछ दिनों में रिजेक्ट हो रही है तो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल माना जाए कि सरकार की पॉलिसी तो अच्छी है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। तो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा तो अच्छे बच्चे या अच्छा उद्योग नहीं चल पाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक बात दूंगा। पिछले 5 साल में 2 जने मेरे सर्कल में ऐसे आए जिन्होंने मुझको बताया कि साहब नॉर्थ में काम करना और साउथ में काम करने में फ़र्क। इसमें से एक लड़के का नाम भी लेना चाहूँगा, निशांत नाम है, फार्मा में काम करता है, कंपनी का नाम बायोविंसर है। बोला जी मैं जब चेन्नई गया हूँ तो मुझको कुछ दिन ऐसा लगा कि वहाँ एटमॉस्फेयर में कि मैं अनवांटेड हूँ, इंस्पाइट कि मेरे को कैंपस प्लेसमेंट से मिला, उठाया गया था, मैं गया। तो वहाँ मेरे को जब कंपनी के ओनर के पास पहुँचा तो उसने मेरे को 2 चीज़ें बोली, यू नॉर्थ इंडियन पीपल्स आर टू गॉडी, मतलब आप लोग दिखावे में बहुत बिलीव करते हैं। तो कहता मुझको वो बात तो चुभी, मगर मैंने उसके बाद नोट किया कि मेरा जो ओनर था उसने 5-10 लाख रुपए तो बनियान के नीचे पहने हुए थे, बट एक सिंपल वाइट शर्ट में बैठता था, करोड़ों रुपए की टर्नओवर थी। कहता मैंने 4 महीने के अंदर उससे वो सीखा शायद मैं नॉर्थ के अंदर 2 साल में नहीं सीख सकता था। आज वो फैक्ट्री चलाता है, आज 4 या 5 फैक्ट्रियां हैं, NVZ के अंदर काम करता है, एक्सपोर्ट करता है। महीने में 15 से 20 दिन वो विदेश रहता है, मगर वो क्रेडिट देता है अपने उस ओनर्स को जो साउथ में। इसमें सरकार कैसे मदद करे? आप सरकार मदद इस हिसाब से करेगी, हमको सरकार का अंदर ये चाहिए कि एजुकेशन के अंदर राइट फ्रॉम प्राइमरी, सब बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। मैं कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं पढ़ के, मगर आप विश्वास करेंगे कि अभी भी जो बच्चे आते हैं वो 5वीं 8वीं या 10वीं फेल होते हैं, और उनको अगर मशीन पे खड़ा करो और पैरामीटर्स नहीं देख पाएंगे तो सर ह्यूमन रिसोर्स का लॉस होगा, उसका किसी भी तरह से क्षति होगी तो सरकार और उद्योग दोनों के लिए होगी।
क्योंकि बहुत दिनों में वो सीखता है, सीखने के बाद वो उसमें मास्टरी करता है और आगे जनरेशन को तो फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम सर होना चाहिए बेसिक लेवल से, पढ़ाई से। और हाई क्वालिटी। राइट, मैं यहाँ के कई कॉलेजेस में गया हूँ, कॉलेजेस वालों का भी जो ओनर्स हैं उनकी यही शिकायत है, प्राइमरी स्केल के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना है, उद्योग बहुत फ्लरिश करेगा। हम चाइना देखते हैं, हम जापान देखते हैं, वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई के संस्कार भी बहुत अच्छे हैं जो हमको यहाँ करने पड़ेंगे। वो सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी हमारी भी है एज ए सिटीजन। थोड़ा सरकार उसकी तरफ ध्यान दे तो लोग भी ध्यान देंगे। मेरे को लगा आप कुछ सब्सिडीज की मांग करेंगे सरकार से। सब्सिडीज इतनी है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ग्रेटर नोएडा के अंदर कोविड टाइम में डीएम साहब ने रात के 11:45 बजे मीटिंग बुलाई। हम उद्योग वाले मीटिंग में अटेंड हुए जूम के थ्रू और पता चला कि शायद कुछ डिमांड करेंगे और बहुत पैसा है सरकार के पास। हमको सिर्फ इंडस्ट्री के पास, उन लोगों के पास जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हमको दे दे प्रशासन को, ताकि हम वो आप तक पहुंचा सकें। सरकार ने पैसे की डिमांड नहीं करी, सरकार के पास बहुत पैसा है, व्यवस्थाएं बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं। राकेश जी, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत परेशान कर रखा है दुनिया को टैरिफ्स के चक्कर में, तो हर इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। यहाँ पर छोटे बड़े सब कारोबारी उसी की बातें करते हैं। सर, अपने को भी तो एक्सपोर्ट्स बहुत ड्राइव कर रहे हैं इंडिया में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे इंडिया को भी बहुत कम रेट पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को कैसे बढ़िया करा जाए इंडिया में, उसके लिए आप क्या चाहते हैं, सरकार आपकी कैसे मदद करे? या फिर इंडस्ट्री के पास सुझाव हो तो आप वो बता दें, क्योंकि अगर सस्ता सामान और अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएंगे तभी बेच पाएंगे। अब तो बहुत स्टिफ कंपटीशन हो गया वियतनाम से, बांग्लादेश से, और आपको पता ही है कि टैरिफ बहुत ज़्यादा लग गए इंडिया के ऊपर, जब तक वो कम नहीं करते। देखिए, जैसे विशारद जी ने कहा, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसा भी बहुत इस वक्त है हेल्प करने के लिए, लेकिन और स्कीम्स भी बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट लेके आ रही है। लेकिन जो स्कीम्स आ रही हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जब आते 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 वो एक स्वरूप उनका ऐसा हो जाता है कि हर कोई उस स्कीम से जुड़ा हुआ आदमी जो है डिमांडिंग हो जाता है, और इंडस्ट्री की तरफ जो फ़ायदा आना चाहिए इंडस्ट्री को, वो मैं समझता हूँ कि उसका तो स्केल बहुत डाउन हो जाता है है। कि आप सस्ता और अच्छा कैसे बनाओगे, उसके लिए आप क्या चाहते हो? देखिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए मैंने शुरू में कहा कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और स्किल्ड मैन पावर कहाँ से निकलेगी? हमारे इंस्टीट्यूट से निकलेगी। ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स को अपने करिकुलर के अंदर ही अपने जो वाइट कॉलर्स जो बच्चे वो निकाल रहे हैं, उनकी जगह ट्रेंड बच्चे, चाहे किसी भी ट्रेड से हों, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, किसी भी ट्रेड से हो, उनको वो ट्रेनिंग देके कि सिर्फ आप ये ना सोचो कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, बाबू की सीट मिल जाए, मुझे पेन मेरे को हाथ में मिल जाए, कागज सामने हो और मैं कागजों पे साइन करता रहूँ। सर, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिए अभी भी मैं जो मशीनरी है या जो जर्मन, क्योंकि पैकेजिंग से हूँ, मैक्सिमम जर्मन टेक्नोलॉजी अच्छी है या चाइनीज़ है या ताइवान। सर, वो मशीनरी यहाँ बननी चाहिए। जब तक यहाँ नहीं बनेगी आपका प्रोडक्ट सस्ता नहीं होगा। तो सरकार को स्किल्ड मैन पावर के ऊपर कुछ सोचना चाहिए और साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर। बिल्कुल। हम जो काम कर रही हैं इनमें उनको बढ़ावा दें। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पे। थैंक्स फॉर, थैंक यू।